नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज हम इंडियन रेलवे की जो हमारी एलडीसी एग्ज़ाम जिस भी डिपार्टमेंट की है और जिस भी पोस्ट के लिए है उसके लिए हम इंडियन रेलवे के बारे में और आगे बढ़ने वाले हैं। ये एलडीसी एग्ज़ाम के अलावा ये जो क्लास है हमारी, ये इंडियन रेलवे के बारे में डीपली जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार की विभागीय परीक्षा रेलवेज़ के अंदर और रेलवे डिपार्टमेंट के बारे में गहराई से जानने के लिए ये क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब देखो, सबसे पहले कि भारतीय रेलवे कब से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, तो आपने सुना होगा अंग्रेजों के समय से ट्रेन चली आ रही है, अंग्रेज लेके आए थे ट्रेन। तो सबसे पहले हम तो ये जानेंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली, तो 1825 में इंग्लैंड में चली, अंग्रेज लेके आए थे। इस पर हम बात करेंगे एक बार कभी विशेष क्लास में कि ऐसा क्या हुआ कि जो लगभग दुनिया पे राज करने वाले अंग्रेज आज कहाँ गुम हो गए, आज उनका नाम आगे क्यों नहीं आता, आज अमेरिका वगैरह रशिया वगैरह ये कैसे आगे हैं और वो अंग्रेज कहाँ चले गए आज। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि विश्व की सबसे पहली ट्रेन 1825 में इंग्लैंड में इस स्टॉकटन से डार्लिंगटन इनके बीच में चलाई गई और ये 1825 में चली। इसके बारे में पूछ सकता है, लेकिन ये ऐतिहासिक संदर्भ में आपको पता होना चाहिए। बाकी भारत में पहली जो ट्रेन है ये 16 अप्रैल 1853 को चली। हर किसी को ये बात याद रहती है, लेकिन आजकल क्या है कि 1853 से काम नहीं चलेगा, डेट भी याद करनी पड़ेगी। तो 16 अप्रैल 1853 से चली। बोरी बंदर से लेकर थाने तक 34 किलोमीटर की ये दूरी थी और 34 किलोमीटर, इसमें 14 डिब्बे थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आने लग गए आजकल कि 34 डिब्बे और 400 यात्री थे इसके अंदर, पैसेंजर 400 थे। CSMT यहाँ पर और यहाँ से चलिए, देखो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, CSMT की ये फुल फॉर्म है। अब जो दूसरी रेलगाड़ी चली ये अगले साल ही चल गई, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो उस समय क्या हुआ था, हवाई जहाज तो चलते नहीं थे। हवाई जहाज का आविष्कार ही 1916 में हुआ। तो 1800 की बात कर रहे हैं हम, तो 1853 में। तो उस समय क्या करते थे, सबसे पहले दूसरी जगह से आते थे तो नाव के जरिए आते थे। और नाव के जरिए सबसे पहले कहाँ आएंगे, तटीय प्रदेशों में, धरती पे तो बाद में आएंगे। तटीय प्रदेश सबसे पहले निकटतम रहते हैं। तो तट एक तो मुंबई की तरफ से आता था, एक कोलकाता की तरफ से। इसीलिए हमारी पहले राजधानी कोलकाता थी, फिर दिल्ली शिफ्ट की, लेकिन सबसे ज्यादा माया नगरी मुंबई को कहते हैं और कोलकाता भी तटीय इलाका था। तो यूरोप की तरफ से इधर मुंबई का इसलिए ज्यादा विकास हुआ क्योंकि यूरोप की तरफ से लोग इधर से आया करते थे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि दूसरी ट्रेन और चलाई, कहाँ चलाई, राजधानी में चलाई जाएगी, कहाँ पे, कोलकाता। उस समय राजधानी कोलकाता ही हुआ करती थी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 1854 में दूसरी ट्रेन चली हावड़ा से हुगली। आपने हुगली का नाम सुना होगा। तो हावड़ा से हुगली ये कब चली, हमारे आज़ादी के दिन, जब हमें बाद में 15 अगस्त को आज़ादी मिली। तो 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली ये दूसरी यात्री ट्रेन चली। यात्री ट्रेन से पहले भारत के अंदर आप हर जगह कहीं ऐसा आंसर दे दें कि भारत में ट्रेन कब चली, तो 1853 नहीं, 1853 में तो यात्री ट्रेन चली जिसमें 14 डिब्बे थे और 400 यात्री थे। ठीक है, इसमें कई बार ऐसा भी आता है कि इसको कितने इंजनों ने खींचा, तो 3 इंजनों ने खींचा था, जिनका नाम क्या क्या था। तो ये हमने इंट्रोडक्शन का एक लेक्चर पहले किया हुआ है, मैं उसको पिन कर दूंगा, आप वहां से देखिए। ठीक है, कुल मिला के यात्री ट्रेन से पहले 1837 में मद्रास में एक मालगाड़ी चली थी जिसका उपयोग ग्रेनाइट की ढुलाई के लिए किया जाता था। वर्तमान में मद्रास का नाम चेन्नई है। तो 1837 में पहले से ही, मतलब कुल मिला के 16 साल पहले जो यात्री ट्रेन चली उससे 16 साल पहले ही मालगाड़ी चल गई थी। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया। राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ध्यान रखना, 1950 में जब संविधान लागू हुआ था उस ईयर में। लागू कब हुआ था, लगभग जो 12 उसके आर्टिकल हैं वो तो 1949 में 26 नवंबर को ही लागू हो गया था, लेकिन कंप्लीटली जो हुआ वो फिर कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। तो 1950 में राष्ट्रीयकरण किया गया रेलवे का। 1952 में रेलवे में जोनों का पुनर्गठन हुआ कि कितने जोन होने चाहिए। तो 1952 के अंदर कुल 6 रेलवे जोन बनाए गए। कितने जोन बनाए गए, 6 रेलवे जोन बनाए गए। 2 अक्टूबर 1966 को जोनों की संख्या बढ़ाकर 9 कर दी, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1966। उस समय ये जोन जो 6 थे 1952 में, ये 1966 में कितने कर दिए गए, इनकी संख्या 9 कर दी गई, मतलब कुल मिला के 3 बढ़ा दी। मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, पश्चिमी रेलवे, इस प्रकार से ये कुल 9 बना दिए गए। फिर 2003 आया, काफी साल तक ऐसा ही चलता रहा, 34 साल, 34 और 3 37 साल तक ऐसा चलता रहा। फिर सन 2003 में ऐसा लगा कि भाई अब तो और विस्तार करना चाहिए, रेलवे का भी प्रोग्रेस होना चाहिए। तो उस प्रकार से 2003 में 7 नए जोन और शामिल किए गए, 7 नए जोन। अब ये 7 जोन कौन कौन से थे इनकी बात कर लेते हैं जो 2003 में शामिल हुए।
ECR। देखो इनको शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं, जैसे अजमेर वाले को NWR बोलते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा याद होंगे। ECR पूर्वी तटीय रेलवे, तो पूर्वी यानी पूर्वी वाला हिस्सा कोलकाता की तरफ, कोलकाता तो आ गया, लेकिन तट जहाँ जाए वहाँ भुवनेश्वर कर देना, ये उड़ीसा के अंदर है। उत्तर मध्य रेलवे ये प्रयागराज है। अभी अपन इन सबको याद करने का, इनका मुख्यालय, ये सामने मुख्यालय लिखा हुआ है, तो इनका हेडक्वार्टर जो भी जोन है उसका हेडक्वार्टर होता है। जैसे NWR जो उत्तर पश्चिम रेलवे है जो राजस्थान के अंदर फैला हुआ है, उसका हेडक्वार्टर जयपुर में है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ ECR, अगर ईस्टर्न रेलवे आ जाए तब तो कोलकाता, लेकिन कोस्ट आ जाए, अगर तो कोस्ट आ जाए तो इसका मतलब क्या है, भुवनेश्वर। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज यूपी में, पूर्व मध्य रेलवे ECR, देखो ये फिर से ये आ गया, लेकिन ये ECR ये तटीय नहीं है, ध्यान रखना, कोस्टल नहीं है, ये सेंट्रल है ECR। तो इसका सेंट्रल का हाजीपुर में, NWR का जयपुर में, और दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में, और पश्चिम मध्य रेलवे WCR जबलपुर में। WCR का छोटा सा भाग एक है ना, ये NWR में भी आता है, कोटा वाला रीजन, ठीक है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे इसका बिलासपुर में है। अब देखो इसकी बात करेंगे भी कि ये याद करने की हमारे पास अप्रोच भी है कि इनको कैसे याद करें। अब यहाँ पर हम बात करें 2011 में फिर कलकत्ता मेट्रो कोलकाता के अंदर, तो कुल मिला के कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जगह है, कौन सा एरिया है जहां पर 3 जोनों के मुख्यालय हैं, तो कोलकाता है ऐसा। 3 जोनों के, मुंबई में 2 के हैं, कोलकाता में 3 के हैं। 2011 में कलकत्ता ये मेट्रो, ये वाला मेट्रो नाम है, लेकिन कुल मिला के ये जोन ही है। और लेटेस्ट जो है इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आता है, कोरोना से पहले 2019 में दक्षिण तटीय रेलवे, अगर तट आ जाए फिर से और नीचे की तरफ आई तट, तो इसका मतलब विशाखापट्टनम वाला एरिया हो गया। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है, यहाँ ये इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। ये कुल मिला के हमारे जो जोन है ये कितने हैं, 18 जोन है। 18 जोन है, क्षेत्रीय इकाइयां हैं, और 70 मंडल है, डिवीजन है 70। ये 18 जोन है, इनके अंदर 70 मंडल है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा डिवीजन किसमें है, तो नॉर्थर्न, सबसे बड़ा रेलवे कौन सा है, नॉर्दर्न रेलवे। तो सबसे ज्यादा डिवीजन भी किसके होंगे, इसी के होंगे। कितने हैं, 6। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। ये देखो ये डायग्राम बना के हम समझा रहे हैं यहाँ से कि कौन सी चीज कहाँ पर है। जैसे देखो यहाँ से अपन समझा रहे हैं, देखो ये दिशाएं हैं सारी, ये सारी दिशाएं हैं, और इन दिशाओं के हिसाब से अगर हम बात करें, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये लो यहाँ दिख रहा है ना, हाँ ये देखो ये दिशाएं हैं हमारे पास। तो अगर यहाँ दिशाएं देखें तो ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, वो पश्चिम है और ये पूर्व है। तो अब बताइए उत्तर में, उत्तरी दिशा में कौन सा है, नॉर्थर्न रेलवे का दिल्ली, और दक्षिण का कौन सा है, चेन्नई। चेन्नई ये दक्षिण का, नीचे नीचे अगर अभी भी फोटो नहीं आई है तो थोड़ा सा हम ऊपर कर देंगे इसको, ये रहा। ऊपर क्या है, दिल्ली, और दक्षिण में क्या है, चेन्नई, और इधर पश्चिमी एरिया में क्या है, मुंबई, और पूर्वी एरिया में क्या है, कोलकाता। ये लो चारों तो याद हो गए, चारों याद हो गए। तो अब सेंट्रल पे आ जाओ, तो अगर ऊपर से सेंट्रल आ जाए, नॉर्थ सेंट्रल पे आ जाए तो यूपी आ जाएगा। यूपी में क्या आएगा, इलाहाबाद, पहले नाम था, अब क्या हो गया, प्रयागराज। अब नीचे से आ जाओ, बताओ इलाहाबाद या प्रयागराज, इलाहाबाद सिकंदराबाद, इलाहाबाद सिकंदराबाद, इलाहाबाद सिकंदराबाद, बोलो क्लियर। तो साउथ सेंट्रल कौन सा हो गया, सिकंदराबाद, इलाहाबाद सिकंदराबाद, इलाहाबाद सिकंदराबाद, बोलो क्लियर। डायग्राम बना के बना लेना, एग्जाम में अगर आता है तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं, भाई इधर वाले बात कर लिए तो ऐसे भी बात कर लो एक बार। तो अगर वेस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें तो जबलपुर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें तो जबलपुर, और ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर, जबलपुर हाजीपुर, जबलपुर हाजीपुर, जबलपुर हाजीपुर, इलाहाबाद सिकंदराबाद, इलाहाबाद सिकंदराबाद, इलाहाबाद सिकंदराबाद, जबलपुर हाजीपुर, जबलपुर हाजीपुर, बोलो क्लियर, याद रह जाएगा। तो चारों 4 8 8 याद हो गए हमारे, 8 याद हो गए। तो 8 के बाद में हम अब इधर वाले एरिया में घूमेंगे। तो बताओ हमारा NWR है, ये तो याद ही रह जाएगा, जयपुर है। NWR का क्या है, जयपुर। NWR का क्या है, जयपुर। और अगर इसी के सामने वाली तरफ जाएं, अगर इसी के सामने वाली तरफ जाएं, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे या दक्षिण पूर्वी रेलवे ऐसा मान लो, दक्षिण पूर्वी, साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो अगर दक्षिण पूर्वी रेलवे तो ये कौन सा हो गया, बिलासपुर, जयपुर बिलासपुर, जयपुर बिलासपुर, जयपुर बिलासपुर, इलाहाबाद सिकंदराबाद, इलाहाबाद सिकंदराबाद, इलाहाबाद सिकंदराबाद। उसके बाद में जबलपुर हाजीपुर, जबलपुर हाजीपुर, जबलपुर हाजीपुर। और तीसरा वाला कौन सा, जयपुर बिलासपुर, जयपुर बिलासपुर, जयपुर बिलासपुर। अब आ जाइए दूसरी तरफ आ जाते हैं। अगर दूसरी तरफ आ जाते हैं तो यहां पर, यहां जो नॉर्थर्न ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट में जो है ये गोरखपुर,
नॉर्थ ईस्टर्न में कौन सा है, गोरखपुर, और इधर कौन सा है, साउथ वेस्टर्न में कौन सा है, हुबली। तो ये कौन सा है, गोरखपुर, और ये हुबली, गोरखपुर और हुबली। दोबारा याद करिए एक बार ध्यान से। देखो सबसे पहले जो नॉर्थर्न है वो तो दिल्ली हो गया, नीचे क्या है, चेन्नई हो गया, फिर इधर क्या है, मुंबई हो गया, और इधर क्या है, कोलकाता हो गया। मतलब आप स्वर्णिम चतुर्भुज योजना याद है क्या आपको, जो हाईवे से कनेक्ट किया था स्वर्णिम चार महानगरों को। चार महानगर कौन से हैं, इन्हीं में तो 30% HRA होता है इन्हीं शहरों में। ये चार बड़े शहर हैं, कौन सा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। चारों कोनों में आ गए सारे, तो चारों दिशाओं में। तो बताओ नॉर्दर्न रेलवे कौन सा हुआ अपना, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली, साउथ चेन्नई, वेस्टर्न मुंबई और ईस्टर्न कोलकाता। बोलो क्लियर। इसके बाद में ऊपर से बीच में आ जाओ, मतलब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। अगर ऊपर से बीच में तो इलाहाबाद, और नीचे से बीच में तो सिकंदराबाद। इलाहाबाद सिकंदराबाद, इलाहाबाद सिकंदराबाद। बोलो क्लियर। अब अगर इधर आ जाएं तो जबलपुर, इधर हाजीपुर, जबलपुर हाजीपुर, जबलपुर हाजीपुर। बोलो क्लियर। जयपुर बिलासपुर, जयपुर बिलासपुर, जयपुर बिलासपुर। इधर वाले इधर और इधर वाली तरफ नीचे इधर तिरछी रेखा जाएगी। बोलो क्लियर। जयपुर बिलासपुर, जयपुर बिलासपुर। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, बताइए गोरखपुर हुबली, गोरखपुर हुबली, गोरखपुर हुबली। ये याद रह जाएगा हमारे। उसके बाद में हम कोलकाता मेट्रो का कहां होगा, कोलकाता में। कोलकाता मेट्रो का कहां होगा, कोलकाता में। एक नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे है NFR, NFR का कहां है, आसाम गुवाहाटी, गुवाहाटी में। NFR का कहां है, गुवाहाटी, NFR का कहां है, गुवाहाटी। उसके अलावा और क्या याद होना चाहिए, ये कोस्ट वाला रेलवे। अगर पूर्वी तटीय रेलवे आ जाए, तट आ जाए, तट आ गया तो पूर्वी हिस्से में कौन है, कोलकाता और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। उड़ीसा के पास अंदर क्या है, भुवनेश्वर। तो ये भुवनेश्वर आ गया तटीय। अगर तटीय आ जाए तो, और अगर दक्षिणी तटीय आ जाए, दक्षिण में तटीय आ जाए तो विशाखापट्टनम। कौन सा आ जाएगा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर। ये हमने बात कर ली। लगभग यहीं से क्वेश्चन फंसेगा दोस्तों। और अगर आपने बेहतरीन तरीके से अगर इसको याद कर लिया है तो आपके कोई परेशानी नहीं आएगी इसको पढ़ने के अंदर। बोलो क्लियर। तो इस प्रकार से हमने ये कवर किया है। और अब आगे बात करते हैं कि वर्तमान में इनके जो रेलवे प्रशासन है इस पर कौन बैठे हुए हैं। तो वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर कौन है, MR कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, अश्विनी वैष्णव है। रेल राज्य मंत्री कौन है, दो लोग हैं, एक तो रवनीत सिंह और एक सोमन्ना। एक तो रवनीत सिंह और एक सोमन्ना, रवनीत सिंह और सोमन्ना, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद में CEO या रेलवे बोर्ड का चीफ कौन है, CEO या डायरेक्टर जो अध्यक्ष होता है। CRB चेयरमैन रेलवे बोर्ड, चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है श्री सतीश कुमार। चेयरमैन कौन है, श्री सतीश कुमार, याद रखना। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। राज्य मंत्री कौन कौन है, एक तो श्री रवनीत और सोमन्ना, रवनीत सिंह और श्री सोमन्ना। RPF में वर्तमान में DG कौन है, श्रीमती सोनाली मिश्रा, IPS है। GM महाप्रबंधक, GM का नाम पूछ सकता है NWR में, श्री अमिताभ। कौन है, श्री अमिताभ, ये GM है। ये जोन के हेड होते हैं, लेवल 17 की पोस्ट होती है, जोन के हेड होते हैं, रेलवे बोर्ड मेंबर के बराबर पोस्ट होती है। इनकी सैलरी फिक्स होती है, मैक्सिमम सैलरी होती है डिपार्टमेंट के अंदर 2,25,000 फिक्स है प्लस DA। बेसिक नहीं होता है इनका, फिक्स होती है 2,25,000 प्लस DA, ध्यान रखना। NWR प्रधान कार्यालय में राजभाषा अधिकारी कौन है, तो डॉक्टर रोशनी। राजभाषा अधिकारी कौन है, डॉक्टर रोशनी। एक बार इनमें देख लेना कि अभी कोई लेटेस्ट में कोई चेंज ना हो गया हो, बाकी हमने अपडेटेड मैटर ही हम बता रहे हैं। मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन है, ये हीरालाल सामरिया। ये अभी तक थे, सितंबर तक थे, लेकिन अभी हाल ही में ये चेंज हो गए। ये पद वर्तमान में खाली है CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 2005 में सूचना आयोग के साथ ये गठित हुआ। 2005 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सबसे बड़ा रेलवे उत्तरी रेलवे है। हेडक्वार्टर कहां है, नई दिल्ली के अंदर है। कितने डिवीजन है, 6 डिवीजन है इसके अंदर, याद रख लेंगे। तो इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा अब बात करते हैं कि ये सारी चीजें, ये रेलवे तो बट गया, लेकिन इसको चलाने के लिए एक बॉडी चाहिए, और चलाने के लिए बॉडी चाहिए तो सबसे बड़ी बॉडी जो है वो रेलवे बोर्ड होता है। सबसे बड़ी जो बॉडी चाहिए वो कौन होता है, रेलवे बोर्ड। कौन होता है, रेलवे बोर्ड। अब रेलवे बोर्ड होता है तो रेलवे बोर्ड के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कब आया रेलवे बोर्ड अस्तित्व में, ये सारी बातें हमें करनी पड़ेंगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यही बात करेंगे। रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में। समिति पूछी जाती है कि किस कमेटी की सिफारिश पर हुआ, तो थॉमस रॉबर्टसन समिति। यहां कंफ्यूज हो सकते हैं किससे, एकवर्ष समिति, डेब्रॉय समिति। ये सारी समितियां जो एकवर्ष समिति थी ये विलय की इनकी हैं, समझ गए। रेल बजट अलग से पारित करना है, एक साथ पारित करना, ये जरूर याद रखें। तो थॉमस रॉबर्टसन कमेटी की सिफारिश पर मार्च 1905 में लॉर्ड कर्जन, आपने नाम सुना होगा, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने। तो लॉर्ड कर्जन ही थे उस समय। तो उन्हीं के शासनकाल के दौरान भारत के अंदर
रेलवे बोर्ड अधिनियम के तहत की गई। इसकी स्थापना थॉमस रॉबर्टसन कमेटी की सिफारिश पर हुई। अब उसके बाद में 1/1/1976 को भारतीय रेल कार्मिक सेवा IRPS गठित की गई। भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, उससे पहले यूपीएससी के थ्रू आते थे अधिकारी, लेकिन IRPS गठित की गई। और IRPS जब गठित की गई तो इनका प्रशिक्षण, इनके लिए प्रशिक्षण भी दिलाना पड़ेगा। कोई भी अगर अधिकारी बना रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, तो उसको ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी। तो फिर NAIR की स्थापना की गई। NAIR क्या है? नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। कहाँ है इसका ट्रेनिंग सेंटर? वडोदरा में, वडोदरा गुजरात में। तो याद रखें, NAIR की फुल फॉर्म बहुत बार पूछ लेता है। और प्रशिक्षण कहाँ होता है? लगभग तो वडोदरा में होता है। IRPS ये कार्मिक सेवा 1976 में, 1 जनवरी 1976 ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। IRPS सबसे पहले आई थी। उसके बाद में समस्त ग्रुप ए की रेल सेवाओं की भर्ती राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा भर्ती की जाती है। कुल 9 संगठित सेवाएं हैं। वो आज की डेट में कुल 9 ऑप्शन ऐसे हैं जिससे ग्रुप ए के ऑफिसर आप बन सकते हो, डायरेक्ट ऑफिसर लाइन में आ सकते हैं। IRSE, IRSME, IRSW, IRSSE, IRSS, IRTS, IRPS, IRAS, IRHS जो हेल्थ ऑफिसर होते हैं वो। तो कुल मिला के इस प्रकार से 9 सेवाएं हैं। इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। एक स्लाइड में हम फुल फॉर्म भी करा देंगे आपको कि एब्रीविएशन क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या है। ठीक है, अब देखिए नियुक्ति, किसको कौन अपॉइंट करेगा? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भाई, लेवल 1 तो कर दिया आपने, कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। कहाँ ट्रेनिंग करेंगे? वडोदरा में, गुजरात के अंदर। बोलो क्लियर। कब सबसे पहली सेवा कौन सी आई? तो IRPS। कब आई? 1 जनवरी 1976 को आई। 1976 के अंदर ही आपको राजभाषा का भी याद कर लो। राजभाषा का जो राजभाषा समिति, संसदीय राजभाषा समिति की स्थापना हुई कब? 17 जुलाई 1976 को। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो उसी समय जिस पर राजभाषा कमेटी की ऐसे क्या है, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारा डेटा है लेकिन उसको एक जगह करेंगे तो साथ में याद रहेगा। अब आप इसको अलग 1976 याद करोगे और उसको अलग करोगे, ग्रुपिंग कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लेवल 1 एंड आर्टिजन स्टाफ लेवल 2, ये जूनियर स्केल ऑफिसर, ये इनको अपॉइंट करते हैं। और इनका लेवल जो होता है ये लेवल 8 से 10 होता है। कुल मिला के डायरेक्ट जो यूपीएससी या इन भर्तियों के थ्रू आते हैं वो लेवल 10 में आते हैं। प्रमोटी होते हैं वो 8 और 9 को भी चूज करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ लेवल 1 होता है। अगर लेवल वेतन लेवल 5 तक की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? देखो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था 7वें वेतन आयोग में पे बैंड को छोड़कर लेवल पे आ गए थे हम। लेवल 1 सबसे नीची भर्ती मानी जाती है ग्रुप डी की, फिर लेवल 2 से ग्रुप सी चालू हो जाता है रेलवे के अंदर। तो जो ग्रुप डी की भर्ती है वो तो कौन कर देंगे? जूनियर स्केल ऑफिसर कर देंगे, जो तुरंत अपॉइंट होके आए हैं मान लो अधिकारी पद पर ग्रुप ए के अंदर। लेकिन लेवल 5 तक का आदमी है, उसके अलावा लेवल 1 के अलावा लेवल 2 भी है, लेवल 3 भी है। जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे ही पोस्ट बढ़ती जाएगी। तो अगर लेवल 5 तक का आदमी है तो उसको सीनियर स्केल ऑफिसर लेवल 11 का जो आदमी है वो ज्वाइनिंग देगा, सीनियर स्केल ऑफिसर। बोलो क्लियर। उसके बाद में वेतन लेवल जो 7 तक का जो आदमी है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उसकी नियुक्ति जेएजी करेगा। 7 लेवल मतलब लेवल 6 और लेवल 7, इन दोनों की नियुक्ति कौन करेगा? जेएजी, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड या फिर सीनियर स्केल स्वतंत्र प्रभार दे रखा हो लेवल 11 को वो। ये लेवल 12 की पोस्ट है जेएजी की। ब्रांच ऑफिसर होता है एक प्रकार से का किसी भी ब्रांच का ऑफिसर। तो ब्रांच ऑफिसर किसकी नियुक्ति करेगा? जो 8700 ग्रेड पे होता है मे बी। तो कुल मिला के जो लेवल 6 और 7 के कर्मचारी हैं। लेवल 5 तक कौन करेगा? सीनियर स्केल। लेवल 1 और आर्टिजन स्टाफ लेवल 2 की कौन करेगा? जूनियर स्केल कर्मचारी। बोलो क्लियर। अब प्रशिक्षण कहाँ लेंगे? तो प्रशिक्षण कहाँ लेंगे? तो ग्रुप ए जो कार्मिक और भंडार सेवा है ये तो कहाँ है? वडोदरा गुजरात के अंदर। भंडार यानी स्टोर से रिलेटेड। तो जो पर्सनल और भंडार सेवा है ये तो वडोदरा गुजरात में। लेखा सेवा है ये सिकंदराबाद में। लेखा सेवा कहाँ है? सिकंदराबाद में। यातायात और आरपीएफ दोनों बता रहा हूँ, यातायात और आरपीएफ दोनों आप ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे यातायात की जरूरत पड़ेगी, जहाँ ट्रैफिक की जरूरत पड़ेगी वहीं फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आरपीएफ और यातायात ये दोनों लखनऊ में है। सिविल इंजीनियरिंग कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, ध्यान रखना। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल सेवा, ये देखो सिकंदराबाद में दोनों साथ याद कर लो। कौन कौन से सिकंदराबाद के अंदर? सिकंदराबाद में लेखा सेवा, अकाउंट्स और एसएनटी, ये सिकंदराबाद में। एसएनटी यानी सिग्नल और टेलीकॉम। इलेक्ट्रिकल जो है ये नासिक में है। मैकेनिकल यांत्रिक सेवाएं हैं ये जमालपुर बिहार के अंदर है। और आरपीएफ मैंने बताया ये था लखनऊ में है। बस सीधा सीधा याद हो गया, फिर से रिपीट करवाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो जो पर्सनल है और भंडार स्टोर है ये दोनों तो वडोदरा गुजरात में और फिर उसके बाद में दूसरी क्या आई? सिकंदराबाद याद कर लेते हैं।
अकाउंट्स और एसएनटी, अकाउंट्स और एसएनटी। जैसे अकाउंट्स के पास वेतन का काम है, एसएनटी के पास सिग्नल है, तो वेतन का सिग्नल दिया उन्होंने, तो सिग्नल दिया, तो ये दोनों सिकंदराबाद में हो गए। और सिकंदराबाद के बाद में, सिकंदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में। और उसके बाद में सिकंदराबाद के बाद में अगर बात करें अपन, तो जो आरपीएफ है और यातायात है, ये दोनों कहाँ है, लखनऊ में, यूपी में, ठीक है, लखनऊ में। और सिविल इंजीनियरिंग कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल कहाँ है, नासिक में। तो ये सारी बातें आपको, और मैकेनिकल कहाँ है, जमालपुर में। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। बोलो क्लियर। अब देखो ग्रुप बी का प्रशिक्षण, क्योंकि भारत सरकार में ग्रुप ए बी सी डी इस प्रकार की नौकरियां होती हैं। तो अगर ग्रुप ए बी सी डी की नौकरियां होंगी तो अपन यहां से ये याद कर सकते हैं, यहां पर कुल मिला के, कि ग्रुप जो बी की सेवाएं हैं, ये 3 सप्ताह का फाउंडेशन कोर्स होता है। कहां होता है, एनएआईआर में ही होता है। एनएआईआर यानी नेशनल एकेडमी फॉर इंडियन रेलवेज, ठीक है, नेशनल एकेडमी इंडियन रेलवेज। तो कुल मिला के वडोदरा के अंदर ही होता है, वडोदरा के अंदर, जहां ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होती है, जहां किसकी ट्रेनिंग होती है, कार्मिक जो पर्सनल ब्रांच है और स्टोर की है, ठीक है। प्रमोशन से 1 साल के अंदर करना होगा इनको। ये 3 वीक का जो 21 दिन की ट्रेनिंग है ग्रुप बी ऑफिसर की, ये ग्रुप बी एकमात्र ऐसी नौकरी है रेलवे में जो डायरेक्ट नहीं आती है, प्रमोशन से ही बनेगी। ग्रुप बी जो डायरेक्ट नहीं आती है, 70% प्रमोट होंगे, और इनमें से ही 30% एलडीसी वगैरह इनसे और डिपार्टमेंटल कोटे से जिस हिसाब से बनने हैं वैसे बनेंगे। अब कुल मिला के आरसीटी, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में, जिस प्रकार से अपन कैट का मुख्यालय बताते हैं नई दिल्ली में, उसी प्रकार से आरसीटी का मुख्यालय भी कहां है, नई दिल्ली में। कैट की स्थापना कब हुई, 1985 में। अब देखिए, ग्रुप बी में सीधी भर्ती नहीं की जाती है, सीमित विभागीय परीक्षा होती है। सीमित विभागीय यानी कुल मिला के लेवल 6 में अगर आपने 5 साल सर्विस कर रखी है तो आप 30% लोग सीमित विभागीय, और वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर 70%, मतलब प्रमोशनल कैटेगरी है वो, कुल मिला के 70% और 30% विभागीय परीक्षा। ग्रुप सी सीधी भर्ती पदोन्नति से। ग्रुप सी के अंदर देखो सीधी भर्ती क्या है और प्रमोशन से क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। तो ग्रुप सी के अंदर सीधी भर्ती 50%, जूनियर क्लर्क की अगर बात करें तो 50%, और प्रमोशन से 50%। तो प्रमोशन से 50% कैसे कैसे, एक तो प्रमोशनल कोटा और एक एग्जाम देके डिपार्टमेंट। तो प्रमोशनल कितना है, 66.66, और एग्जाम देके एलडीसी एग्जाम 13.33। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। अब बताइए, देखो नियुक्ति लेवल 2 से लेवल 6, मैंने आपको बताया था लेवल 2 से लेवल 6 कौन देगा नियुक्ति, जो जेएजी है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव या सीनियर स्केल ऑफिसर। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि सीनियर स्केल ऑफिसर भी दे सकता है, जेएजी भी दे सकता है। लेवल 6 या 7 को कौन देगा, एसएजी या ब्रांच ऑफिसर दे सकता है, ठीक है, यहाँ। और सीनियर क्लर्क के अंदर ये कोटा कितना है सीधी भर्ती का, इसका 50% और इसका 20%, इसका बाकी पदोन्नति से 50 और ये कितना है 80। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि सीनियर पोस्टों पे क्लेरिकल पोस्टें कम आती है और जूनियर पे ज्यादा आती है हमेशा। क्यों, क्योंकि उनका भर्ती का कोटा ज्यादा है, ज्यादा जितने भी सैंक्शन स्ट्रेंथ है 50% उनका जूनियर क्लर्क का सीधी भर्ती से आएंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और सीनियर क्लर्क का 20%, और जो ओएस है इसका 0%। सारे के सारे प्रमोशनल कोटे से बनेंगे, चाहे एलडीसी एग्जाम देके या प्रमोशनल कोटे से। देखो प्रमोशनल कोटा 2 तरीके का हो गया, एक तो विभागीय में ही एग्जाम देके, एक जो वरिष्ठ है उसको। क्यों लाए गए ये कोटे, क्योंकि वरिष्ठ जो है मान लो उससे ज्यादा काम नीचे वाला आदमी कर रहा है, ज्यादा एफिशिएंट है, तो उसको तो मौका मिलना चाहिए ना एग्जाम देके ऊपर जाने का, तो इसलिए ये चीजें आई हैं। ग्रुप डी के अंदर सीधी भर्ती प्लस खेल प्लस विकलांग प्लस एक स्काउट एंड गाइड, ये सारी चीजें आपके पास हैं, ध्यान रखना। सीधी भर्ती में, सीधी भर्ती से भी आ सकता है ग्रुप डी के अंदर आदमी, खेलों से भी आ सकता है, हैंडीकैप्ड कोटे से भी आ सकता है, और स्काउट और गाइड से भी आ सकता है। कुल मिला के लेवल 1 की नियुक्ति कौन करता है, जो जेएजी के नाम से करता है लेकिन जूनियर स्केल कर सकता है, ठीक है। गैर चयन पदों पर वर्तमान में रिक्तियां, देखो गैर चयन पद यानी नॉन सिलेक्शन पोस्ट और चयन पद यानी सिलेक्शन पोस्ट। सिलेक्शन पोस्ट आप ऐसे याद रख सकते हैं जो सिलेक्ट होकर आते हैं एग्जाम, सीधी भर्ती देके आते हैं, याद करने का तरीका है। तो सीधी भर्ती जो देके आएंगे ये पैनल 2 साल तक जारी रहेगा, क्योंकि बार बार तो भर्ती कराई नहीं जाएगी। लेकिन अगर नॉन सिलेक्शन, जैसे मान लो अनुकंपा पेर ऐसे दे दिया, अपन याद करने का तरीका देख रहे हैं, तो अनुकंपा पे दे दिया तो ये कितने महीने, 12 महीने, 1 साल तक ही जारी रहेगा। और इसमें जो खाली वैकेंट पद देखेंगे वो 12 महीने, क्योंकि फिर से जारी कर देंगे पैनल। लेकिन जो सीधी भर्ती है इसमें वर्तमान और प्लस में कितने महीने तक, 15 महीने तक, आगे की 15 महीने तक की ध्यान रखेंगे, याद रह जाएगा। अब देखिए इसके आगे, 1 वर्ष में 4 बार अदर जॉब हेतु एनओसी ले सकते हैं। अगर मान लो आप रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर हैं, आप दूसरी परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि रेलवे की सर्विस जुड़े, तो आपको एनओसी लेनी पड़ेगी।
एनओसी लेनी पड़ेगी। तो एक साल में कितनी एग्जाम के लिए ले सकते हैं? 4 एग्जाम के लिए मैक्सिमम आप ले सकते हैं। ये रूल डिसाइड किया हुआ है। आप तो 10 एग्जाम देंगे तो 10 के लिए रेलवे आपको नहीं देगा एनओसी, तो आप 4 एग्जाम के लिए ले सकते हैं। टेक्निकल रिजाइन से 2 साल तक वापस आकर ज्वाइन करने की आपके पास ऑथोरिटी है, टेक्निकल रिजाइन से 2 साल के अंदर। अब देखिए इससे आगे, स्काउट और गाइड से कितने लोग होंगे इसकी बात कर लेते हैं। आरक्षण लागू नहीं है स्काउट और गाइड। ग्रुप सी के अंदर 2 एम्प्लॉय पर ईयर लिए जाएंगे, रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे, SC ST इस प्रकार का नहीं है। बस ये ध्यान रखो, ग्रुप सी में 2 आदमी 1 साल के और ग्रुप डी में भी 2 आदमी 1 साल के, इस बात का ध्यान रखना है। टोटल 100 मार्क की परीक्षा होती है, 40 ऑब्जेक्टिव और 20 सब्जेक्टिव और 40 दस्तावेज और प्रमाण पत्र के मिलते हैं। तो 40 40 80 और 20 100 नंबर की परीक्षा होगी। 2 ग्रुप सी में और 2 ग्रुप डी में हर साल के, ठीक है। अब वेतन निर्धारण की बात कर लेते हैं। देखो वेतन निर्धारण, कोई भी पे फिक्सेशन कैसे होगा? पे फिक्सेशन के लिए ये बात जरूर ध्यान रखें कि FR22 इस बात का ध्यान रखें। और विकल्प पर FR22 1A1 ध्यान रखना। अगर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर ले रहे हो तो फिर आपके वेतन को फिर से देखा जाएगा, तो FR15 है, ये जरूर ध्यान रखना। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पर, लेकिन इसके बाद में सेकंड जो है हमारा ऑफिशिएटिंग पे फिक्सेशन, ये FR35 है, FR35। अब देखिए इसके आगे, अब तक हमने केवल वेतन की बात की, रेलवे डिपार्टमेंट की बात की, कहाँ हेडक्वार्टर है इनकी बात की, इसके संघीय ढांचे की बात की, और इसके अलावा हमने कुछ ऐसी बात की कि ग्रुप ABCD में कौन कौन सी भर्तियां, भाई चलाएगा कौन रेल को? ग्रुप ए के, ग्रुप बी के, ग्रुप सी के, ग्रुप डी के। एक ऑफिसर 9 प्रकार की सेवाओं से आएंगे, जिसमें सबसे पहली सेवा कौन सी थी? IRPS। कब आई? 1/1/1976 को। ट्रेनिंग कहाँ होती है? वडोदरा में। और कितनी सेवाएं हैं? 9 प्रकार की सेवाएं। कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ग्रुप बी में सीधी भर्ती नहीं आती। क्या होता है? 70% प्रमोशनल कोटे से बनेंगे, 30% एग्जाम देके, सीमित विभागीय एग्जाम के थ्रू बनेंगे, डायरेक्ट भर्ती नहीं आती। अब किस पे आए? ग्रुप सी पे। ग्रुप सी में नियुक्ति कौन देगा? तो सी और डी में, डी को कौन दे सकता है? जूनियर स्केल। सी में 2 से अगर लेवल 5 तक कौन दे सकता है? सीनियर स्केल। और लेवल 6-7 को कौन दे सकता है? JAG या SAG, ये नियुक्ति दे सकता है 6 और 7 को, ये हमें पता रहता है। इसके अलावा और क्या बात की हमने? और उसके अलावा ग्रुप डी के अंदर कहां से लोग आएंगे, या ग्रुप सी के अंदर जो जूनियर क्लर्क है 50% सीधी भर्ती, 50% प्रमोशनल कोटा। प्रमोशनल कोटे के 2 टुकड़े हो जाते हैं फिर आगे चल के, LDC प्रमोशनल कोटा, मतलब एक तो प्रमोशनल कोटे के तहत एग्जाम और एक एग्जाम देके, दोनों प्रकार। प्रमोशनल कोटा क्या होता है? जो बड़ा है, पद खाली है, 2 साल की सर्विस हो गई तो ऊपर भेज दो इसको, एग्जाम देके सुटेबिलिटी या नॉर्मल एग्जाम होता है, या फिर डायरेक्टली भेज दिया जाता है कुछ पदों के लिए, जैसे सीनियर क्लर्क से OS पे जाना डायरेक्ट, ठीक है। और सीनियर क्लर्क की बात करें तो 20% डायरेक्ट भर्ती और 80% प्रमोशनल कोटा, जिसमें एग्जाम भी आ गई और दूसरा भी आ गया, बोलो क्लियर। उसके बाद OS में 0% सीधी भर्ती, 100% प्रमोशनल कोटा से आएंगे, जिसमें LDC और प्रमोशनल कोटा, ये दोनों चीजें आ गई, बोलो क्लियर। इसके अलावा ये बात कर ली हमने। फिर हमने किसकी बात की कि ग्रुप डी के अंदर, ये तो ग्रुप सी की बात हो गई, ग्रुप डी के अंदर कहां से लोग आएंगे? तो सीधी भर्ती से आएंगे, फिर खेल से आ सकते हैं, फिर और किससे आ सकते हैं? हैंडीकैप लोग आ सकते हैं। और किससे आ सकते? सबसे ज्यादा भर्तियां इसी में होती है, तो इसी में ज्यादा कोटे दे रखे हैं। स्काउट और गाइड से आ सकते हैं। फिर आपसे पूछा कि स्काउट और गाइड से ग्रुप सी में कितने लोग आएंगे? तो 2 आएंगे हर साल के, और ग्रुप डी में भी 2 आएंगे हर साल के, बोलो क्लियर। इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए। 100 नंबर का पेपर होता है, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव, 20 सब्जेक्टिव और 40 नंबर डॉक्यूमेंट्स और उसके प्रमाण पत्र के आधार पर। वेतन निर्धारण FR22 के द्वारा किया जाएगा, लेकिन ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर हुआ है तो FR15 के द्वारा किया जाएगा, ये याद रखना है। अब देखो लीव रूल से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम रेलवे के स्ट्रक्चर को जाना हमने। रेलवे के स्ट्रक्चर में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, क्या? कि लेवल कौन से पे कौन सा आदमी होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझें तो यहां हम ये समझ सकते हैं कि कौन से लेवल पे कौन आदमी होता है। यहां हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हम ये बात कर सकते हैं कि डायरेक्ट भर्ती जो ग्रुप ए से आते हैं ये लेवल 10 में आते हैं। प्रमोटी 8 से 11 में दे रखा है, लेकिन लेवल 10 में आते हैं। तो लेवल 10 में मान लो डायरेक्ट कोटि के भर्ती, इन्हें जूनियर स्केल ऑफिसर कहा जाता है।
कैसा ऑफिसर कहा जाता है? जूनियर स्केल ऑफिसर। जैसे अपन एग्जांपल ले सकते हैं रेलवे की पर्सनल ब्रांच का, जैसे अपन कह सकते हैं कि यहाँ ये कौन होगा? एपीओ। एग्जांपल से बेहतरीन समझ में आएगा आपको। ये लेवल 10 का कर्मचारी है, लेवल 10 का। अब इनका प्रमोशन किस में होगा? लेवल 11 में। लेवल 11 में कौन होगा बताइए? सीनियर स्केल का। कौन होगा? सीनियर स्केल का आदमी होगा। जैसे इसे क्या बोलेंगे? एपीओ का प्रमोशन किस में होगा? डीपीओ में। कितने साल में हो जाएगा? 4-5 साल में। उसके बाद में लेवल को किस पे जाएगा आदमी? 12 पे, प्रमोशन से जाएगा। अब इसे बोलते हैं जेएजी, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। ये ब्रांच ऑफिसर होता है। इसे कह सकते हैं पर पर्सनल ब्रांच के लिए कौन होगा? सीनियर डीपीओ। बोलो क्लियर? पर्सनल ब्रांच इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पर्सनल ब्रांच से सबको पता होता है कि कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। पत्राचार यही ब्रांच करती है, इसलिए सीनियर डीपीओ। उसके बाद में सीनियर डीपीओ, उसके बाद में लेवल 13 नहीं होता, सीधा ही लेवल 14 पे जंप मारता आदमी, और ये होता है एसएजी। ये होता है एसएजी। और इसमें बेसिक में भी बहुत उछाल आता है। इनकी बेसिक 78,000 कुछ होती है, 78,000 कुछ, ये बेसिक। और यहाँ जैसे ही एसएजी बने, एसएजी बने इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं? यहाँ सीपीओ, चीफ पर्सनल ऑफिसर। अगर ये बन गई है तो 1,44,000 कुछ इनकी बेसिक हो जाएगी। बहुत डिफरेंस आता है मान लो। इसीलिए जेएजी ग्रेड से एसएजी ग्रेड पे जब जाता है कोई व्यक्ति तो बहुत बेनिफिट मिलता है और पावर्स भी बहुत सारी मिल जाती हैं। अगला प्रमोशन लेवल 15 में जाएगा, और अब इस ग्रेड को एचएजी बोलते हैं, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। एसएजी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, और ये एचएजी हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। और ये हेड होता है, ये मान लो एक प्रकार से जोनल लेवल पे, पीसीपीओ ये कह सकते हैं, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। और इनकी 1,82,000 प्लस यहाँ लगभग इतनी बेसिक पे होती है, प्लस में इनको जो भत्ते मिलेंगे वो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे। सर लेवल 15 के बाद में, लेवल 15 के बाद में लेवल 16 भी नहीं है, डायरेक्ट लेवल कितना है? 17। सर लेवल 16 नहीं है क्या? है, लेकिन ये प्रमोशनल कोटे पद नहीं दे रखा उसका, डायरेक्ट कोई एमएसीपी लग के उस प्रकार से बन जाएंगे। तो लेवल 17, लेवल 17 पे कौन आ गया? जीएम या फिर रेलवे बोर्ड मेंबर। ये आ गए रेलवे बोर्ड मेंबर, जीएम या जनरल मैनेजर जो पूरे जोन का अधिकारी होता है। तो जीएम या रेलवे बोर्ड मेंबर, इनकी सैलरी कितनी हो गई? इन्हें अपेक्स लेवल बोला जाता है। जैसे एचएजी बोला ना, तो इन्हें बोला जाता है अपेक्स लेवल, अपेक्स लेवल। और इनकी सैलरी फिक्स होती है 2,25,000, ये फिक्स है। प्लस में डीए, वेतन भत्ते जो भी मिलेंगे इनको वो मिलते रहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि जूनियर स्केल एपीओ वाली लेवल, सीनियर स्केल डीपीओ वाली लेवल, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड सीनियर डीपीओ, ब्रांच ऑफिसर हो गया एक प्रकार से, एसएजी सीपीओ हो गया, एचएजी पीसीपीओ हो गया, और जीएम रेलवे बोर्ड मेंबर 2,25,000 इनकी फिक्स सैलरी होगी। बोलो क्लियर? तो ये बात की हमने यहाँ, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब फिर से वहीं उसी चीज पर चलते हैं अपन जो हम पढ़ रहे थे। जहां तक क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए जब तक क्लियर नहीं होंगी चीजें तब तक आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करते हुए यहाँ तक हम बढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे हम लीव रूल, छुट्टियों के नियम रेलवे के अंदर। किसी भी कर्मचारी के लिए रेल के लिए क्या छुट्टियां हैं, कितनी मिलेंगी। कल को आप रेलवे डिपार्टमेंट मान लो नहीं ज्वाइन करने वाले, जो अभी जो ज्वाइनिंग में नहीं है वो ज्वाइन करेंगे, तो उन्हें क्या छुट्टियां मिलेंगी। जो डिपार्टमेंट में है उन्हें भी लीव रूल पता होनी चाहिए। कब आए? 1949। देखो राष्ट्रीयकरण अगले साल हुआ, लेकिन लीव रूल उससे 1 साल पहले, क्योंकि रेल तो चली रही थी। नेशनलाइजेशन अगले साल हुआ था बस 1950 में। अब थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ। 1952 में कितने? 6 जोन देखा गया कि जोन कितने होने चाहिए, तो 6। फिर 1966 में कितने हो गए? 9 कर दिए, 3 बढ़ा दिए। फिर 2003 तक मस्त रहे सब, और 2003 में फिर इनको कितना कर दिया? 7 जोन और मिला दिए, तो 16 कर दिए। फिर 17वां कौन सा? 2011 में कोलकाता मेट्रो। और 18वां कौन सा? फिर 2019 में विशाखापट्टनम। तो इस प्रकार से ये बढ़ा दिए। तो कुल मिला के अपन कह सकते हैं लीव रूल 1949 में आई लीव रूल। लीव कर्मचारी का अधिकार नहीं है, ध्यान रखना। अगर जरूरत पड़ने पर इसको कैंसिल किया जा सकता है। अधिकारी लीव को रद्द कर सकता है, लेकिन उसका प्रकार नहीं बदल सकता। कैसे? जैसे कई प्रकार की लीव होती है, सीएल भी होती है, और विभागों में ईएल बोलते हैं, लेकिन रेलवे में उसे एलएपी बोलते हैं, और बीमा मेडिकल छुट्टी एलएचएपी होती है। तो अधिकारी ये नहीं कर सकता कि इसकी जगह ये काट लो, चेंज नहीं कर सकता। ये कर्मचारी के ऊपर है कि मैं कौन सी कटवाऊं, सीएल डालूं या फिर मैं एलएपी डालूं, या कौन सी मेडिकल से किसी कहे तो मेडिकल डालूं। तो इस प्रकार से अधिकारी कैंसिल कर सकता है केवल, लेकिन उसका प्रकार चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। कर्मचारी 30 दिन में खुद चेंज कर सकता है, जैसे वापस विड्रॉ कर ले और 30 दिन के अंदर खुद कर्मचारी चेंज कर सकता है। सीएल केवल सीआर और एससीएल के साथ ले सकता है, स्पेशल सीएल। सीआर यानी कंपनसेटरी रेस्ट, जैसे मान लो किसी दिन आपका रेस्ट था,
रेल में ये नियम है कि 6 दिन अगर आपने नौकरी कर ली तो 7वें दिन आपको रेस्ट मिलेगा। तो 7वें दिन अगर स्टाफ शॉर्टेज है और आपने ड्यूटी कर ली तो उसके बदले में आपका तो रेस्ट था, आपने ड्यूटी कर ली तो आपको तो उसकी जगह रेस्ट चाहिए। तो उस जगह पर ये कह सकते हैं कि आपको कंपनसेटरी रेस्ट दिया जाएगा। तो जो सीएल छुट्टी है वो आप उस रेस्ट के साथ ले सकते हो कि सीएल भी लेनी, रेस्ट लेके घर चले गए कि मेरा ड्यूटी की भी है। और स्पेशल सीएल के साथ ले सकते हो। स्पेशल सीएल क्या है? ये मिलती है रेलवे के द्वारा, खिलाड़ियों को मिलती हैं, यूनियन के पदाधिकारियों को मिलती हैं, या फिर रक्तदान आपने किया है, ब्लड डोनेशन, तो स्पेशल सीएल मिलती हैं। ये आकस्मिक सीएल छुट्टी है ना, आकस्मिक छुट्टी, और ये विशेष आकस्मिक स्पेशल सीएल जैसे वोटिंग के दिन मिल जाएगी, वोट कर रहे हो तो, कोई खेल है तो उसमें मिल रही है, ठीक है। इस प्रकार से सभी प्रकार की लीव कुल मिलाकर अधिकतम 5 साल तक ले सकते हो। सॉरी, मिला जुला कर आप मैक्सिमम सर्विस से कितने दिन की छुट्टी ले सकते हो? मैक्सिमम 5 साल तक की आप छुट्टी ले सकते हो, सारी लीव मिलाकर। बोलो क्लियर? इतनी बात हमने कर ली। उसके बाद में एक कैलेंडर वर्ष में 17 राजपत्रित अवकाश होते हैं, जीएच होते हैं, 14 अनिवार्य, 3। अब आते हैं अपनी छुट्टियों के प्रकार पर कि छुट्टियां कौन सी। जो ईएल बोलते हैं अन्य विभागों में, वो रेलवे में एलएपी होती है। एलएपी की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, लीव ऑन एवरेज पे। एक साल में 30 दिन की मिलेंगी आपको, और हर साल जुड़ती भी जाएंगी। आप अगर मान लो आपने 10 ही ली है, 20 बच रखी है, तो वो आगे ले सकते हो, अगले साल ऐड होती जाएंगी। तो एक साल में 30 दिन, 15 तो जनवरी में और 15 जुलाई में, हर महीने की 2.5 के हिसाब से, हर महीने की 2.5 छुट्टी। अगर एक महीने की 2.5 छुट्टी होंगी तो आपको पता लग गया कि एक महीने की तो 12 महीने की डबल के हिसाब से 24, और आधी आधी के 6 और जोड़ लो तो 30 छुट्टियां आ गई। अधिकतम जमा कितनी कर सकता है? तो 300 ही जमा कर सकता है, लेकिन ये जो 15 हर बार मिलेंगी ना उनको, तो ये खर्च कर सकता है 6 महीने में। जैसे 300 हो गई, फिर 15 मिल गई, तो उनको खर्च तो कर ही सकता है। ऐसा थोड़ी कि 300 से ज्यादा नहीं आएगा। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि मैक्सिमम जमा कितनी कर सकता है, तो 300 कर सकता है। लास्ट में जब रिटायर होता है तो इन 300 छुट्टियां आपके खाते में हैं, तो इनका पैसा मिलेगा आपको, लीव एनकैशमेंट करा सकते हो आप, और कराते हैं लोग। क्यों? क्योंकि अगर आपने 300 दिन की छुट्टी बचा रखी है तो सरकार ने तो आपको छुट्टी दी थी ना, आप तो काम नहीं करते, गांव जा सकते थे, लेकिन आप नहीं गए, तो इसलिए इनका पैसा लास्ट में आपको मिलता है। तो 300 + 15 इसलिए लिख रखा है हमने कि जैसे ही मान लो 300 छुट्टी इकट्ठी है, अब आपके पास मान लो अगला सेशन आता है तो जनवरी और जुलाई, 15 जनवरी के अंदर, 15 जनवरी डेट नहीं है ये, जनवरी में 15 मिलेंगे, जुलाई में 15 मिलेंगे, तो ये 15 मिल जाएंगे। अब उनको तो आप खर्च कर ही सकते हो, 300 अपनी जमा रखोगे, और इन 15 को 6 महीने में ले सकते हो, फिर अगली 15 को 6 महीने में ले सकते हो। तो 300 + 15 का रूल है, ये ध्यान रखना। एक बार में मैक्सिमम 180 6 महीने की छुट्टी ले सकते हो, ये वाली आप। किसी कर्मचारी को कोई काम है, वैलिड रीजन है, हालांकि छुट्टी देने का सैंक्शन कौन कर सकता है? जैसे हमने अपॉइंटमेंट देने के लिए हम पढ़े कि भाई जूनियर किसको, जूनियर लेवल ऑफिसर किसको दे सकता है ज्वाइनिंग, सीनियर किसको, जेएजी किसको, एसएजी किसको, इस प्रकार से अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। ऐसे ही छुट्टियों का भी पावर है कि 15 दिन तक की छुट्टी कौन सैंक्शन कर सकता है, 30 दिन की कौन सैंक्शन कर सकता है, 2 महीने से ज्यादा ही कौन कर सकता है, विदेश में जाने के लिए कौन सैंक्शन कर सकता है। तो इस प्रकार से मैक्सिमम आप अगर एलएपी छुट्टी लेना चाहते हैं तो फिर आपको 6 महीने की छुट्टी मिल सकती है। अगर आप पैसे लेना चाहें, अगर मान लो आपने छुट्टी नहीं ली और पैसे भी लेना चाहते हैं, तो आप केवल 60 छुट्टियों के पैसे ले सकते हैं पूरी सर्विस के दौरान। वर्तमान में ये रूल है। कितनी छुट्टियों के? 60 छुट्टियों के। खाते में 10 छुट्टियां बचनी चाहिए आपके में, इमरजेंसी के लिए 10 छुट्टी। अगर पैसे लेने के बाद अगर 10 छुट्टी बच गई तो फिर आप, वो 30 छुट्टी बच गई तो ये आप पैसे उठा सकते हो। अब 60 का एक साथ पेमेंट उठा सकते हैं क्या? नहीं, 10-10 का 6 बार उठा सकते हैं पूरी सर्विस में। तो सर फटाफट 6 साल में उठा देंगे? नहीं, 2 साल का अंतर भी होना चाहिए एक बार उठाने में। अगर 2 साल के अंदर आप एक बार ही उठा सकते हो, फिर 2 साल के अंदर एक बार ही उठा सकते हो, तो कुल मिला के 6 बार हो गया। अगर 10 छुट्टियों का पैसा और 6 बार हो गया, 6 बार उठा सकते हो। 60 छुट्टियों का पैसा, और हर बार तभी उठा सकते हो जब 30 छुट्टियां तो कम से कम खाते में होनी चाहिए आपके में। मैक्सिमम 300 जमा कर सकते हो। अब देखिए, ये एनएच की बात हो रही है यहाँ पे, इससे आगे इंपॉर्टेंट दूसरी छुट्टी आती है एलएचएपी। एलएचएपी क्या होती है? लीव ऑन हाफ एवरेज पे। मैक्सिमम 24 महीने के ले सकते हैं। कोई आदमी बीमार है और एलएचएपी यानी हाफ एवरेज पे, यानी आधा पेमेंट। तो कई बार क्या होता है, कोई आदमी अगर आधा पेमेंट मिलेगा तो वो क्या करेगा, छुट्टी डबल कटा देगा। अगर मान लो किसी आदमी को आधा पेमेंट मिला तो वो छुट्टी कितनी कटा देगा? डबल। अगर छुट्टी डबल कटा देगा तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि अगर एक दिन अनुपस्थित रहेगा तो 2 दिन की छुट्टी काटी जाएगी। तो कुल मिला के मैक्सिमम 24 महीने की एलएचएपी ले सकते हैं एक साथ।
कितने महीने की? 24 महीने की। अब देखिए एक वर्ष में कितनी मिलती है? एलएपी कितनी मिलती थी? 30, 15 जनवरी में और 15 जुलाई में। ऐसे ही ये कितनी मिलती है? 20 मिलती है। 20 मिलती है तो आधी जनवरी में 10 और आधी जुलाई में, तब मिलेंगे। अब आगे नेक्स्ट एलएचएपी की बात हो गई। वो मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं? 6 महीने की। ये मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं? 24 महीने की, 2 साल की, 2 साल तक ले सकते हैं। अब देखिए समपरिवर्तित छुट्टी या कम्यूटेड लीव, ये क्या है? तो समपरिवर्तित छुट्टी की बात करें तो चिकित्सा मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर एलएचएपी को ही समपरिवर्तित छुट्टी के रूप में स्वीकृत किया जाता है। मतलब अगर आप बीमार हैं और आपने सिक ले रखी है तो फिर आप क्या करेंगे? आप एलएचएपी को ही डबल कटवा देंगे। क्यों? क्योंकि आधा पेमेंट मिलना चाहिए। अब आप डबल छुट्टी कटवा देंगे तो एक दिन, अगर आप 2 छुट्टी कटवा रहे हैं तो एक दिन की नौकरी मानी जाएगी। तो कुल मिला के आप यहां ये कहना चाह रहा है कि एलएचएपी को ही डबल करके और काटा जाता है और अध्ययन के लिए 180 दिन की एलएचएपी दी जा सकती है। मैक्सिमम पढ़ाई के लिए कितने दिन की एलएचएपी दी जा सकती है? 180 दिन की, 6 महीने की दी जा सकती है। अब देखिए अनाधिकृत या अदेय छुट्टी, लीव नॉट ड्यू, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। लीव नॉट ड्यू, जब किसी भी प्रकार की छुट्टी लेके खाते में नहीं रहेगी ना तो ये छुट्टी ले सकता है। लीव नॉट ड्यू, खाते में कोई भी छुट्टी नहीं होने पर एलएचएपी को अग्रिम रूप में देना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर, एक बार में 90 दिन, विशेष परिस्थिति में 180 दिन और पूरी सर्विस में मैक्सिमम 360 दिन। तो ये हमने जो हाईलाइट कर रखा है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लीव नॉट ड्यू पूरी सर्विस में कितनी ले सकता है? 360, एक बार में 90, स्पेशल केस में 180 और कुल मिला के पूरी सर्विस में 360 दिन ले सकता है। असाधारण छुट्टी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, अवैतनिक, अगर किसी को बिना पेमेंट के, अगर ऑफिस को सूचना करके और फिर अगर किसी को छुट्टी लेनी है तो बिना पैसे के वेतन मैक्सिमम 5 साल। मैंने कहा था ना अधिकतम किसी भी प्रकार की छुट्टी कितने साल ले सकते हो? 5 साल की। तो 5 साल तक आप बिना पेमेंट के काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी लीव, पढ़ाई के लिए छुट्टी, स्वीकृति कौन देगा? डीआरएम, लेकिन ऑफिसर्स को कौन देगा? रेलवे बोर्ड, ठीक है। अध्ययन छुट्टी 5 साल की सेवा पूरी होने के बाद ही मिलेगी। जैसे मान लो कोई भी आदमी रेलवे श्रमिक है तो अगर उसकी रेलवे के अंदर कितने साल की सर्विस हो गई हो? 5 साल की। कितने साल की सर्विस हो गई हो? 5 साल की, तभी वो कर सकता है। एक बार में 12 महीने की और पूरी सर्विस के अंदर 24 महीने की मिलेगी। एक बार में 12 महीने की और पूरी सर्विस में, मतलब एक बार में 1 साल की ले सकते हो, फिर 1 साल और लेके 2 साल की ले सकते हो। लेकिन अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो कितने? 3 साल की आपको मिल सकती है। इसके लिए अनुमति कौन देगा? जीएम, और ऑफिसर्स को कौन देगा? रेलवे बोर्ड। अगर पीएचडी कर रहे हैं तो 3 साल की मिल सकती है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे मैक्सिमम, तो 3 साल। और नॉर्मल पीएचडी नहीं कर रहे हो, डॉक्टर को भी कितनी मिल सकती है? 3 साल की मिल सकती है। लेकिन ये और ध्यान रखना 5 साल की नौकरी हो जानी चाहिए और अगर आप जो भी परीक्षा दे रहे हैं उसमें पास होके आने। अगर आप फेल हो गए तो आपको जो पेमेंट मिला है बेसिक और डीए वो वापस छीन लिया जाएगा। एक आप अगर वो एग्जाम स्टडी लीव लेकर एग्जाम पास करके आए हो तो आप आने के बाद 3 साल तक नौकरी नहीं छोड़ सकते, वरना तो पैसा वापस जमा कराओ जो छुट्टियों में दिया था। क्यों? क्योंकि आपने रेल का, और पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो रेल कार्य में सहयोग करे। तो इस प्रकार की ये कानून कायदे हैं स्टडी लीव के लिए जो हमें पता होना चाहिए। अब देखो मैटरनिटी लीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटरनिटी लीव यानी प्रसूति छुट्टी कितने महीने की मिलती है? 6 महीने की, 180 दिन की। कब से शुरू हुई? बहुत इंपॉर्टेंट, 1/9/2008 से। 1/9/2008 से ये मैटरनिटी लीव शुरू हुई, 1/9/2008। इसी समय से एमएससीपी लगा था। तो 1/9/2008 से मैटरनिटी लीव, मतलब अगर कोई महिला जो बच्चे को जन्म देने वाली है तो उस समय वह मैटरनिटी लीव ले सकती है। 2008 से पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, कर्मचारी को खुद की छुट्टी लेकर जाना पड़ता था। लेकिन ये बहुत अच्छा निर्णय रहा महिलाओं के पक्ष में कि सवैतनिक उनको पेमेंट देते हुए उनको 6 महीने की छुट्टी दी जाती। अगर बच्चा 28 दिन के अंदर मर जाता है, खत्म हो जाता है अगर बच्चा, तो फिर 60 दिन की छुट्टी मिलेगी। 28 दिन के अंदर अगर बच्चा खत्म हो जाता है तो 60 दिन। अगर स्वतः गर्भपात हो जाता है, मिसकैरेज वगैरह हो जाता है तो 45 दिन की छुट्टी मिलेगी। और हस्बैंड जो है उन्हें 7 दिन की, पत्नी की नसबंदी पर। इस प्रकार की छुट्टियां, कई बार इनमें चेंजमेंट भी कर दिया जाता है। हस्बैंड को 1 दिन की मिलती है या 5 दिन की मिलती है, वाइफ को 1 दिन की मिलती है। तो ये चेंजमेंट अभी लेटेस्ट देख लेना। पैटर्निटी लीव, इसका मतलब अगर महिला को बच्चे के जन्म के समय अगर 6 महीने की छुट्टी मिलती है तो उसके बच्चे के पिता को भी पैटर्निटी लीव, पितृत्व अवकाश मिलेगा। कितने दिन का? 15 दिन का। कब ले सकता है? बच्चे के जन्म होने से 14 दिन पहले से ले सकता है और 6 महीने के अंदर लेनी पड़ती है। कितने दिन के अंदर? 6 महीने के अंदर।
एक स्पेल में होना कोई जरूरी नहीं है, आप अलग अलग इस टुकड़ों में भी ले सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर ले लो। अब ये चालू कब हुई, तो देखो मैटरनिटी लीव तो चालू हुई 2008 में, और ये चालू हो गई थी 1997 में ही, 7/10/1997 को ही चालू हो गई थी। बोलो क्लियर। और ये ले सकते हैं। कुल मिला के इसमें आगे कैजुअल लीव, ये सीएल आ गई, आकस्मिक छुट्टी। अगर आपको कोई काम है और अचानक से आपको ऑफिस जाना है और आप नहीं जा पाए, अचानक से कोई गेस्ट आ गए, किसी भी प्रकार का काम हो सकता है, अपन डिसाइड नहीं कर सकते ये चीज, तो कुल मिला के इसे आकस्मिक अवकाश कहा जाता है। 8 दिन की छुट्टी मिलती है रेलवे के अंदर उनको जो ऑफिसों में काम करते हैं, जो मेन हेड ऑफिस है एस्टेब्लिशमेंट में, और 2 आरएच मिलते हैं रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। 10 दिन की छुट्टी मिलती है जिनको आरएच नहीं मिलते, जैसे ओपन लाइन का स्टाफ, बाहर डिपो में कोई ड्यूटी है उनकी, तो उन्हें 10 दिन की मिलती है। अगर कोई आदमी हैंडीकैप्ड है तो उन्हें 4 दिन ज्यादा मिलेगी, तो 14 दिन की। ये यहां से क्वेश्चन बनता है, आपने 8 और 10 याद कर रखा है, हैंडीकैप्ड का पूछ लिया तो 14 दिन मिलेंगे। और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, ईस्टर्न रीजन है, वहां 13 दिन की मिलेंगे। अब देख लो वो स्पेशल सीएल, हमने बात की थी ना कि ये सीएल किसके साथ ले सकते हैं, एक तो कंपनसेटरी रेस्ट के साथ ले सकते हैं और स्पेशल सीएल के साथ। क्या है, विशेष आकस्मिक अवकाश, मैक्सिमम 30 दिन पर ईयर, लगभग मामलों में यही है, मैक्सिमम 30 दिन। अब देखो क्या है, अप्रेंटिस मैकेनिक को 16 फुल और 20 हाफ लीव मिलती है, और ट्रेड अप्रेंटिस को 12 फुल और 15 हाफ लीव मिलती है। ये ध्यान होनी चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। अप्रेंटिस देखो आप ऐसे याद रख सकते हैं, अप्रेंटिस 4 शब्दों का है, तो 4 शब्दों का है तो मल्टीप्लाई हमेशा 4 और 5 से करना है, तो 4 गुणा 4 16 और 4 गुणा 5 20। लेकिन ट्रेड की अगर बात करें तो ये मान लो ऐसे 3 शब्दों का है, तो 3 शब्दों का है तो इसको 4 और 5 से गुणा करना है दोनों को, तो 3 से 4 से किया तो 12 और 5 से किया तो 15। ये याद करने का तरीका हो सकता है आपका। कंपनसेटरी रेस्ट क्या है, क्योंकि सीएल को इन दोनों के साथ ले सकते हैं। प्रतिपूरक अवकाश, ग्रुप सी व डी कर्मचारी, देखो यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कंपनसेटरी रेस्ट ग्रुप बी और ए को मिल सकता है, नहीं मिल सकता। कर्मचारी को अवकाश के दिन ड्यूटी करने पर दिया जाता है, अवकाश के दिन अगर आपने ड्यूटी की है तो आपको एक दिन रेस्ट बाद में दे दिया जाएगा। एनएचए, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, रेट क्या है, तो एनएचए लीव के साथ साथ अब अलाउंस की भी बात कर रहे हैं हम कि भत्ते कितने थे मिलेंगे, क्या मिलेंगे। अगर आप राष्ट्रीय अवकाश के दिन, जो अभी हमने 17 देखे थे, गांधी जयंती है, स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, या दीपावली की छुट्टी है, या कोई और एनएच नेशनल हॉलीडे का दिन है जिस दिन राष्ट्रीय छुट्टी घोषित की हुई है, उस दिन अगर आप ड्यूटी करते हो तो आपकी ये रेट है। लेवल 1 और 2 के कर्मचारी को 480 रुपए वर्तमान में, पहले ये कितनी थी 384 384, अब कितनी मिलती है 480। लेवल 3 से 5 को क्या मिलती है, पहले 477 अब 596। अब कैसे, मतलब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि जब डीए 50% पहुंच जाएगा तो जितने भी वेतन भत्ते थे उनके अंदर 25% इंक्रीज हो जाएगा। तो आप पुरानी याद कर लो, क्योंकि कई बार पूछ भी सकता है कि पुरानी कितनी थी, तो अगर नहीं याद कर ली तो वो भूल जाओगे, तो पुरानी याद कर लो और 25% बढ़ा देना, मैथ में आपको करना ही आता है, गुणा 125/100 कर देना, काम बन जाएगा। तो ये था 384, ये 477, ये 630, और इनको बढ़ा देना 125%, तो ये आ जाएगी। अब करंट की है ये, समझ गए। अब देखिए ये नेशनल हॉलीडे अलाउंस हो गया, लेवल 6 से 8 को ये मिलता है, 3 से 5 को ये मिलता है, 1 और 2 को ये मिलता है। ज्वाइनिंग टाइम, कार्यकरण अवधि क्या है, ज्वाइनिंग टाइम, कहीं भी अगर आपका ट्रांसफर हुआ है तब आपको ज्वाइनिंग टाइम, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन पर और रिक्वेस्ट पर नहीं, खुद की प्रार्थना पर नहीं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन ने आपका ट्रांसफर कर दिया, प्रमोशन पर कर दिया, किसी और कारण से कर दिया, और अगर आपका ट्रांसफर किया जा रहा है तो आप अगर 1000 किलोमीटर दूर ड्यूटी करने जा रहे हैं तो आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आदमी यहाँ से चला उड़ा और उड़ के चला गया वहीं और कल ड्यूटी ज्वाइन कर देगा। 1000 किलोमीटर में कैसे चला जाएगा, सामान भी लेके जाएगा, लगेज भी लेके जाना होता है। ये तो सेल्फ अंडरस्टूड बात है कि कोई भी आदमी ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगा कि तुरंत चला जाए। तो इसलिए 1000 किलोमीटर तक अंदर अगर उसका ड्यूटी दी जाती है, ट्रांसफर किया जाता है, तो 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में अगर उसका वहाँ ट्रांसफर ड्यूटी जो पोस्टिंग है उसका डिस्टेंस है तो 12 दिन की छुट्टी मिलेगी। और 2000 किलोमीटर से ज्यादा, जैसे मान लो जम्मू एंड कश्मीर के आदमी को कन्याकुमारी भेज दिया ड्यूटी के लिए, तो फिर उसको 15 दिन की छुट्टी। लेकिन अगर हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है तो फिर 12 ही दिन मिलेंगे हवाई यात्रा में, चाहे कितना ही दूर हो। कितना ही दूर का मतलब 2000 किलोमीटर से ज्यादा हो जाए, ठीक है। इसका प्रयोग 6 माह में करना होता है, 6 महीने में। देखो जो पितृत्व अवकाश था 1997 में 15 दिन का मिलता था, चालू हुआ था 15 दिन का, वो 6 महीने के अंदर लेना पड़ता है वरना लैप्स हो जाता है। लेकिन ये वाली जो छुट्टियां हैं ये इनका प्रयोग 6 महीने में करना होता है,
यूज नहीं करने पर आगे क्या लिख रखा है, लीव ऑन एवरेज पे एलएपी में जुट जाएंगी। जो 300 छुट्टियां आप इकट्ठी कर सकते हो उनमें जुट जाएंगी, जो एक बार में आप 6 महीने की ले सकते हो एलएपी, उसमें जुट जाएंगी। चाइल्ड केयर लीव सीसीएल, देखो कई बार महिलाओं के लिए बहुत अच्छे काम हुए, जैसे 1/9/2008 को क्या आया, 1/9/2008 को मैटरनिटी लीव चालू हुई कि आपको 6 महीने की छुट्टी दी जाएंगी जब बच्चे के जन्म के समय। अब यहाँ पर सीसीएल जो है ये चाइल्ड केयर लीव होती है, क्योंकि बच्चों को संभालना महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। और अगर बच्चा कई बार ऐसा है बीमार है, महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं देखनी पड़ती हैं, तो अगर बच्चा बीमार है या किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उनसे डील करने के लिए चाइल्ड केयर लीव दी गई है। पूरी सर्विस के दौरान 730 दिन, मतलब 2 साल की, 365 और 365 कितना हुआ, 730 दिन। पूरी सर्विस के दौरान 1 साल में 3 बार ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई महिला अकेली है जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो सिंगल महिला को 6 बार मिल सकता है, क्योंकि अपने बच्चों की केयर केवल वही कर रही होंगी। तो अगर माँ बाप दोनों जीवित हैं और अगर महिला नौकरी कर रही है रेलवे के अंदर तो 3 बार ले सकती है, लेकिन अकेली है तो 6 बार ले सकती है। मिनिमम 5 दिन से कम नहीं ले सकती। अरे बच्चे की केयर करनी है तो 1 दिन में थोड़ी कर लोगे, और 1 दिन में कर लोगे तो सीएल ले लो, एलएपी ले लो। लेकिन इसके लिए आपको 1 साल में 3 बार ही कर सकते हैं आप आवेदन, और मिनिमम 5 दिन। इसमें एक क्राइटेरिया और है क्या, कि 365 दिन, 1 साल तो आपको पूरा वेतन मिलेगा, बेसिक और डीए दोनों मिलेगा। तो 1 साल तो आपको पूरा वेतन मिलेगा, एचआरए भी मिलेगा अगर आप वहीं रह रहे हैं तो। और इसके अलावा शेष जो दिन होंगे उनमें आपको बचे हुए 1 साल 80% वेतन ही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए WRIL रील क्या है, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, आईओडी बोलते हैं इसे। ड्यूटी के दौरान रेलवे में कई ऐसे काम होते हैं जिनके कारण इंजरी हो सकती है, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये तकात ऑर्डर दे दिया। क्या ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप ड्यूटी पर आते जाते टाइम भी, क्योंकि आप आ तो ड्यूटी पर ही रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो गया मान लो, तो वो चोट कैसी मानी जाएगी? ऑन ड्यूटी बिल्कुल मानी जाएगी। लेकिन कई विभागों ने ये कहा कि नहीं, ऑफ ड्यूटी मानी जाएगी। भाई कर्मचारी अपने घर से निकला है ऑफिस आने के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो ऑन ड्यूटी मानी जानी चाहिए। तो ये वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव है। ये 6 माह तक पूरे वेतन, मतलब 6 महीने तक आपको पूरा वेतन मिलेगा अगर कोई इंजरी आ गई है वर्क रिलेटेड, और उसके बाद 12 महीने तक आधा वेतन मिलेगा आरपीएफ और आरपीएसएफ को छोड़कर। क्यों? क्योंकि इनको हमेशा ही पूरा मिलेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 6 महीने, एलएपी भी 6 महीने ले सकता था, ये भी 6 महीने ले सकता है। 6 महीने के बाद में 12 महीने तक अगर चला गया मामला, डॉक्टर लिख देता है कि नहीं भाई सही होने में टाइम लगेगा, तो फिर 12 महीने तक, अगले 6 महीने जो उसके बाद 12 महीने तक आधा वेतन मिलेगा। अगर यौन उत्पीड़न की जांच है और इस संबंध में 90 दिन तक विशेष छूट दी जा सकती है किसी महिला को, यौन उत्पीड़न की जांच के समय 90 दिन तक उसे छुट्टी पर भेजा जा सकता है, ठीक है, छूट दी जा सकती है। अब देखिए रेल कर्मचारियों के भत्ते, अलाउंस और कौन कौन से बनते हैं। तो रेल कर्मचारियों के भत्ते अपन इसी क्लास में देखें क्या, वर्दी भत्ता, सीटीजी अलाउंस, गेट अलाउंस, अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता। चलो भत्ते अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज की इस क्लास में अपन इतना ही रखते हैं दोस्तों। आज की इस क्लास में अपन ने क्या क्या देखा? आज की इस क्लास में अपन ने देखा कि एक तो रेलवे का स्ट्रक्चर देखा अपन ने, और रेलवे का स्ट्रक्चर देखने के बाद में कहाँ कहाँ उसके चारों तरफ जितने भी हेडक्वार्टर है, 18 जोन है, 17 मंडल है, सबसे बड़ा जोन, सबसे ज्यादा डिवीजन कहाँ है, किसका मुख्यालय कहाँ है, कौन कब बना, बाद में कब बना, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, रेलवे स्टार्ट कब हुई, इंग्लैंड में कब हुई, मालगाड़ी कब आई, पहली ट्रेन कब चली, दूसरी कब चली, कितने यात्री थे पहली में, कितने डिब्बे थे, कितने इंजन लेके जा रहे थे, इस प्रकार की हमने बात की। उसके बाद में हमने लीव अकाउंट की बात की, छुट्टी किस किस प्रकार की ले सकता है कोई भी रेलवे कर्मचारी। उम्मीद है कि मैंने लगभग बातें क्लियर की होंगी, लगभग। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये क्लास अगर किसी ने ले ली है तो छुट्टियों से रिलेटेड और रेलवे से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर वगैरह की इन्फॉर्मेशन है, इनमें आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये क्लास लें और जरूरतमंदों को शेयर करें। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, यही कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।